हमने पिछले वीडियो में क्लास 10th सोशल साइंस चैप्टर 1 से, जिसका नाम यूरोप में राष्ट्रवाद था, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो कि 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे हम लोगों ने देख लिए थे। आज के इस वीडियो में हम दीगर क्वेश्चन को देखेंगे, यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट के योगदान की विवेचना करें। यानी यूरोप में जो राष्ट्रवाद का प्रसार उन्होंने किया था, राष्ट्रवाद एक भावना है, यानी अपने देश के लिए मर मिटने का नाम, एक फीलिंग जो होता है उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट के योगदान क्या थे, उसकी क्या करना, विवेचना करना, उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर है, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के विकास में नेपोलियन बोनापार्ट का महत्वपूर्ण योगदान था। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज्य संघ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन ने किया था। राइन राज्य संघ का निर्माण किया था और यहीं से जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी थी, जो धीरे धीरे यूरोप के अन्य क्षेत्र यानी दूसरे क्षेत्रों में भी फैलने लगा था। नेपोलियन के कोशिशों से दूसरे राज्य अपनी अपनी रक्षा का पूर्ण प्रबंध करने लगे। इससे उनमें आपसी एकता और राष्ट्रीयता के भाव का विकास हुआ। नेपोलियन के नेतृत्व में इटली के विभिन्न यानी अलग अलग भागों से एकत्र सेना में प्रेम एवं सहानुभूति की भावना जागी। इटली में नेपोलियन के संगठित शासन से प्रगति हुई। इटली विभिन्न राज्यों में बटा एक राष्ट्र के रूप में महसूस किया जाने लगा। इस प्रकार नेपोलियन के कार्य यानी काम यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में सहायक बने। अगला क्वेश्चन जो कि 2020 में आया है, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर, गैरीबाल्टी के योगदानों की विवेचना करें। क्या योगदान थे इटली के एकीकरण में मेजनी के एंड काबूर के और गैरीबाल्टी के? तो यहाँ पर एकीकरण का मतलब होता है, मैंने बताया था कि इटली जो था वो अलग अलग देशों, अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड था। तो उसको एकजुट करने का, एक जगह लाने का, एक राष्ट्र बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, एकीकरण, यानी एक देश बनाना। जब एक साथ रहेंगे तो दुश्मनों का हमला करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इटली के एकीकरण का करना ज़रूरी था। इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरीबाल्टी के योगदान निम्नलिखित है। तो सबसे पहले हम मेजनी के योगदान को देखते हैं। मेजनी इटली के एकीकरण का मसीहा था। बचपन से ही इटली की स्वतंत्रता के लिए कोशिश करता रहा। इनका उद्देश्य ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त करना था, यानी ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली मुक्त हो, इटली क्या हो, एक अलग देश बने, तथा इटली का एकीकरण करना था। राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर इन्होंने गुप्त क्रांतिकारी संगठन जिसका नाम था कार्बोनरी की सदस्यता ग्रहण की। 1831 ईस्वी में उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। तो यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने की, मेजनी ने की। इस संस्था से युवकों में नई चेतना जागी। उसने मजदूरों, विद्यार्थियों और युवकों में इटली की स्वतंत्रता का भाव जगाया। काबूर का योगदान, इटली का वास्तविक निर्माता। तो इटली का वास्तविक निर्माता किसे कहते हैं, काबूर को। तो काबूर को माना जाता है, काबूर ने भी इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया को माना। यानी काबूर भी क्या मानता था, इटली का जो एकीकरण नहीं हो रहा है तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, रुकावट क्या है, तो ऑस्ट्रिया है। 1860 या 61 में काबूर ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली के सभी रियासतों को मिला लिया था और जनमत संग्रह कर इसे पुष्टि भी कर लिया था, यानी हर जगह से हस्ताक्षर कर लिए थे, यानी काफ़ी काम कर लिए थे। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इटली का वास्तविक निर्माता। अगला क्वेश्चन है, गैरीबाल्टी का योगदान। गैरीबाल्टी का महत्वपूर्ण योगदान था, ये पेशे से एक नाविक था। ऑब्जेक्टिव में आता है कि गैरीबाल्टी पेशे से क्या था, तो नाविक था। उन्होंने युवकों की एक सशक्त सेना यानी मजबूत सेना, जिससे लाल कुर्ती नाम क्या रखा था, लाल कुर्ती। तो एक युवकों का, जवानों का एक सशक्त सेना बनाया था जिसका नाम था लाल कुर्ती बनाया था। इन सैनिकों को लेकर इन्होंने सिसली और नेपल्स को जीत कर वहाँ गणराज्य की स्थापना की। इसे हम शॉर्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं। बाद में इन्होंने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को दान कर साधारण किसान की तरह जीवन गुजारने लगे।
अगला क्वेश्चन है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, जो कि 2013, 14, 19, 20 और 22 में आया है। 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप, क्या नाम था इसका, लुई फिलिप। 1830 की क्रांति के बाद, क्रांति का मतलब होता है बदलाव, जब लोग किसी के खिलाफ खड़े हो जाते तो क्या होता है, बदलाव होता है। 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय, नाम याद रखिएगा, स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए सन 1840 में गीज़ो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वो किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। फिलिप के पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और ना ही उसे विदेश नीति में कोई सफलता हासिल हो रही थी। उसके शासनकाल में देश में भुखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त हो गई थी, यानी फैल गई थी। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। राजा ने इस पर रोक लगा दी, अतः पेरिस में विरोध प्रदर्शन हुए और जुलूस निकाले गए। इस पर पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें अनेक लोग मारे गए। अतः दमनकारी नीति अपनाए जाने के कारण 1848 ईस्वी की क्रांति आरंभ हो गई। तो इस तरीके से 1848 ईस्वी की क्रांति आरंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के उदय के कारण एवं परिणाम की चर्चा करें। तो बता चुका हूँ कि राष्ट्रवाद क्या है, एक फीलिंग है, यानी अपने देश के लिए मर मिटने का नाम क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद के उदय के कारण हैं यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति कहाँ, यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति तथा नेपोलियन के विजय शक्ति से राष्ट्रवादी की भावनाओं का उदय हुआ। सबसे पहला कारण था कि फ्रांसीसी कारण और नेपोलियन की जो विजय हो रही थी और जो इसकी शक्ति बढ़ रही थी, ये राष्ट्रवादी भावनाओं को इसने क्या किया, बढ़ावा दिया। नेपोलियन ने अपने द्वारा विजय प्राप्त राज्यों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का काम किया। शिक्षित मध्यम वर्ग जैसे कौन होते हैं, शिक्षक, व्यापारी आदि के उदय से राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ। यानी ये जो तीन ग्रुप है, शिक्षक, व्यापारी आदि, ये सब क्या मेन रोल निभाएं ये राष्ट्रवादी के उदय के कारण में। ऐसे वर्ग ने क्रांतियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। अब परिणाम देख लेते हैं। राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव से अनेक क्रांतियां और आंदोलन हुए, जिससे अनेक नए राष्ट्र का उदय हुआ। यूरोपीय राष्ट्रवाद के विकास का प्रभाव एशिया और अफ्रीका में भी पड़ा और यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ होने लगे। राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव से निरंकुश यानी जो मन मर्जी के शासक होते हैं, राजा होते हैं, निरंकुश शासकों का प्रभाव कमज़ोर हो गए। राष्ट्रवाद की भावना से यूरोप के प्रत्येक शक्तियाँ राष्ट्र समाजवादी दौड़ में शामिल हो गईं। कहने का मतलब है कि जब राष्ट्रवाद की जो भावना यूरोप के लोगों में आ गई, तो प्रत्येक शक्तिशाली राष्ट्र, यानी इसके अलावा जितने भी शक्तिशाली राष्ट्र थे, वो समाजवादी दौड़ में शामिल होने लगे। अगला क्वेश्चन है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त यानी शॉर्ट में क्या करें, इसका विवरण करें। यूनान का अपना गौरवमय अतीत रहा, यानी फ़ख्र वाला अतीत रहा, लेकिन इसके बावजूद भी यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था, यानी अंडर था। फ्रांसीसी क्रांतियों से यूनान के लोगों में भी राष्ट्रवादी, यानी जो फ्रांस में फ्रांस में जो क्रांतिकारियाँ हो रही थी, उसकी वजह से यूनान के लोगों में भी राष्ट्रवादी भावनाओं की लहर जागी। तुर्की शासन से स्वयं को अलग करने के लिए यूनान के लोगों ने भी आंदोलन प्रारंभ कर दिए। तुर्की शासक आंदोलन को दबाने लगे और आंदोलन में शामिल यूनान के लोगों को बुरी तरह से कुचलने लगे। फिर लंदन में हुआ एक सम्मेलन के निर्णय अनुसार इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ संयुक्त यानी मिलजुल कर कार्रवाई करने का निर्णय लिया। इस संयुक्त कार्रवाई से तुर्की युद्ध में बुरी तरह से हार गया। फिर परिणाम क्या हुआ, तुर्की शासन से मुक्त पाकर यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो गया।